कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जहां पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ सब कुछ सिर्फ टाइम से चलता है। जब आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके बदले आपको अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। इस दुनिया का सबसे डरावना नियम यह है कि जैसे ही कोई इंसान 25 साल का होता है उसके हाथ पर एक साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये क्लॉक 0 पर पहुंचते ही उस इंसान की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अमीर लोगों के पास हजारों साल का टाइम है और वे अपनी अलग लग्जरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग गेटो सिटी में दिन रात मेहनत करके टाइम कमाते हैं। इसी बस्ती में विल नाम का एक लड़का था जिसके पास अब सिर्फ 30 घंटे बचे हैं। विल की माँ भी 50 साल की है, लेकिन 25 के बाद एजिंग रुक जाती है, इसलिए वो बिल्कुल जवान दिखती है। उस दिन विल की माँ का 50वां बर्थडे होता है। विल रात भर ओवरटाइम करके एक शैंपेन बॉटल लाता है। ये देखकर उसकी माँ बेहद खुश हो जाती है और कहती है, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल हंसकर जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए किसके पास टाइम है। तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बिजली का बिल और बैंक का लोन कल तक क्लियर करना होगा और उसके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है और बिल्स चुकाने में ऑलमोस्ट सब टाइम चला जाएगा। इसलिए कल शाम को बस स्टॉप पर जरूर आना ताकि मैं खत्म होने से पहले तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। विल प्रॉमिस करता है कि वो जरूर आएगा। जाने से पहले माँ अपने हाथ से विल को 30 मिनट्स ट्रांसफर कर देती है ताकि वो अच्छा ब्रेकफास्ट ले सके। दोनों अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक छोटी बच्ची विल के पास आती है और एक कैप्सूल दिखाकर उसमें थोड़ा टाइम मांगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लोग अपना टाइम कैप्सूल्स में स्टोर करके ट्रांसफर कर सकते हैं। विल मुस्कुराकर उस कैप्सूल में अपनी लाइफ के 5 मिनट्स दे देता है। उसके बाद विल अपनी फैक्ट्री जाता है। जब वो कॉफी लेने के लिए कैंटीन में जाता है तो ये देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि सभी चीजों के रेट्स डबल हो चुके हैं। जो कॉफी पहले 2 मिनट में मिलती थी अब उसका प्राइस 4 मिनट्स हो गया था, बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये देखकर विल को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन मजबूरी में वो 4 मिनट्स देकर कॉफी लेता है। पूरा दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। उसका दोस्त हमेशा नशे में रहता था और इशारे से विल को बताता है कि एक आदमी सबको फ्री में ड्रिंक्स पिला रहा है। विल उस आदमी की तरफ देखता है तो चारों ओर लड़कियां उसे घेर कर बैठी थीं। जब विल की नजर उसके टाइमर पर पड़ती है तो वहां 116 साल का टाइम दिखाई देता है। ये देखकर विल समझ जाता है कि यह आदमी ग्रेनेड सिटी से आया है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास मुश्किल से 2 दिन का टाइम होता है। वो उसके पास जाकर समझाने लगता है कि यहाँ तुम्हारा होना बेहद खतरनाक है। यहाँ चोर और गुंडे किसी भी वक्त तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम छीन सकते हैं, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बातों को हल्के में लेकर फिर से ड्रिंक पीने लगता है। तभी अचानक बार में फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ घुस आता है। उसे देखते ही सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। फोर्टिस इस शहर का सबसे खतरनाक गुंडा है जो लोगों से जबरदस्ती टाइम छीनता है। विल का दोस्त डरकर उसे खींचकर बाहर ले जाता है, लेकिन विल कॉर्नर में छिपकर सब देखने लगता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास जाकर चैलेंज देता है कि चलो टाइम फाइट करते हैं, जो हारेगा उसका पूरा टाइम विनर को मिलेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइम फाइट एक तरह की आर्म रेसलिंग होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे की रिस्ट पकड़ते हैं। जिसकी रिस्ट नीचे होती है उसका टाइम घटता जाता है और विनर के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। फोर्टिस पूछता है, क्या तुम तैयार हो? उस अमीर आदमी ने कहा कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, उसे कुछ टाइम चाहिए, फिर वो चैलेंज के लिए रेडी हो जाएगा। फोर्टिस बोलता है, ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी विश है, जाओ, मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूँ और अपने एक आदमी को उसके साथ भेज देता हूँ ताकि वो भाग ना पाए। वो अमीर आदमी बाथरूम में जाकर वॉमिट करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। इस हालत में अगर वो फोर्टिस से फाइट करता तो उसकी हार पक्की थी। तभी विल वहां पहुंचकर फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को वहां से खींचकर बाहर निकालता है। दोनों एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। विल कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, फिर भी तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तब उस आदमी ने अपना नाम हेनरी बताया और पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है? विल जवाब देता है, 28 साल। हेनरी कहता है, मेरी एज 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक गया हूं, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब जीने की जरूरत महसूस नहीं होती। विल हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी गहरी सांस लेकर कहता है, लगता है तुम अब तक असली सच से अनजान हो। क्या कभी सोचा है कि ये अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों गेटो सिटी में अचानक चीजों के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं? यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब जानबूझकर किया जाता है ताकि गरीब लोग धीरे धीरे मरते रहें। पूरा सिस्टम अमीरों का बनाया हुआ है। हेनरी समझाता है, ग्रीनविच सिटी में लोग हजारों साल की जिंदगी जीते हैं, जबकि गेटो में लोग हर दिन सिर्फ जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अमीर लोग जानबूझकर गरीबों को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते। महंगाई बढ़ाकर वे लोगों को मजबूर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। उसी टाइम से अमीर लोग अपनी लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं। उनकी लंबी उम्र गरीबों की मौत पर टिकी है। हेनरी कहता है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता जो किसी बेबस इंसान की डेथ से मिली हो। ये सुनकर विल को रियलाइज होता है कि हेनरी वाकई में नेक दिल इंसान है। हेनरी पूछता है, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो क्या करते?
विल मुस्कुरा के बोलता है, सबसे पहले तो मैं बार बार अपनी घड़ी देखना बंद कर देता। अभी भी मेरे पास सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। मैं हर वक्त घड़ी देखता हूँ, सोने से पहले, उठते ही, खाना खाते वक्त। हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं टाइम खत्म ना हो जाए। मेरी मॉम घर संभालने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम होता तो मैं उन्हें ग्रेनेड सिटी ले जाकर एक अच्छा घर खरीदता। उसके बाद विल कहता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह खतरा कम हो जाएगा तब तुम अपने घर लौट जाना। दोनों सो जाते हैं। सुबह हेनरी देखता है कि विल गहरी नींद में है। वो उसके पास आता है और अपना पूरा टाइम ट्रांसफर कर देता है, सिर्फ कुछ मिनट्स अपने पास रखता है। फिर वो चुपचाप उठकर एक ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब विल जागता है तो देखता है कि उसकी घड़ी पर 116 साल ऐड हो गए हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। तभी उसे विंडो पर एक नोट दिखता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करना। विल समझ जाता है कि हेनरी ने उसे अपना सारा टाइम दे दिया है। घबराकर वो भागता है और ब्रिज की ओर देखता है, जहां हेनरी किनारे पर बैठा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हेनरी के पास बस कुछ सेकंड्स ही बचे थे। और जैसे ही टाइम खत्म होता है, अचानक वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है। हेनरी की डेथ विल को डीपली शॉक कर देती है। अब विल के पास पूरी 116 साल की लाइफ है और उसे क्लियरली समझ आ जाता है कि अगर वो यहीं रहा तो सबको लगेगा कि हेनरी का मर्डर उसी ने किया है। इसलिए वो सीधे अपने दोस्त के पास पहुंचता है। दोस्त विल की घड़ी में इतना लंबा टाइम देखकर शॉक्ड रह जाता है। फ्रेंडशिप निभाते हुए विल उसे पूरे 10 साल का टाइम दे देता है। ये पाकर उसका दोस्त इमोशनल हो जाता है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है कि अब मेरे लिए यहाँ रुकना डेंजरस है, इतना टाइम देखकर कोई भी मेरी जान ले सकता है। अब मैं अपनी मॉम के लिए ग्रेनेड सिटी में एक अच्छा घर खरीदकर वहाँ पीसफुली रह सकता हूँ। ये कहकर वो अपने फ्रेंड को गुड बाय कहता है और सीधा बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, वहीं जहां उसकी मॉम ने प्रॉमिस किया था कि सारे बिल्स क्लियर करके आएगी। दूसरी तरफ रेचल यानी विल की मॉम सारे डेट्स और बिल्स क्लियर करके घर जाने के लिए बस में चढ़ती है। लेकिन तभी पता चलता है कि बस की टिकट डबल कर दी गई है। पहले जहां टिकट सिर्फ 1 घंटे में मिलती थी, अब 2 घंटे कर दिए गए थे। रेचल के पास सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट ही बचे थे। उसने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि अगले स्टॉप पर उसका बेटा टाइम दे देगा, लेकिन ड्राइवर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अगर टाइम नहीं है तो वॉक करो। रेचल जानती थी कि अगला स्टॉप बहुत दूर है और पैदल जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। उसने पैसेंजर से भी हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने भी 1 सेकंड तक नहीं दिया। आखिरकार बस वहां से चल पड़ती है और रेचल के पास टाइम बेहद कम रह जाता है। वो दौड़ने पर मजबूर हो जाती है। उधर विल अपनी मॉम के लिए फ्लावर्स का बुके लेकर बस स्टॉप पर खड़ा वेट कर रहा था, क्योंकि उस दिन वो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाला था। जब बस स्टॉप पर पहुंची तो कई लोग उतरे, लेकिन उसकी मॉम नहीं थी। विल शॉक्ड हो गया और उसे समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उनकी सर्च में भाग पड़ा। रेचल के पास अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे थे। वो रास्ते में हर कार और हर डोर पर हेल्प के लिए पुकार रही थी, लेकिन किसी ने भी टाइम देने से मना कर दिया। तभी दूर से दौड़ते हुए उसे विल नजर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तेजी से एक दूसरे की तरफ भागे। रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे और विल भी हाथ आगे बढ़ाकर पूरी स्ट्रेंथ से उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे तक पहुंची, उसका टाइम खत्म हो चुका था और वो वहीं गिरकर मर गई। विल बुरी तरह टूट गया। उसके सारे सपने टूट गए और वो जोर जोर से रोने लगा। अगली सुबह टाइम कीपर्स को हेनरी की बॉडी मिल गई। टाइम कीपर्स इस दुनिया की पुलिस की तरह थे, जिनका काम था टाइम से रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना। ऑफिसर रेमंड ने सीन पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। तभी उसकी नजर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी और वो तुरंत रिकॉर्डिंग चेक करने कंट्रोल रूम की तरफ निकल गया। कैमरे के एंगल की वजह से बॉडी गिरती हुई किसी को दिखती नहीं, लेकिन विल का चेहरा साफ दिखाई देता है और वो मान लेते हैं कि किलर विल ही है। अब विल अपनी मां की मौत का बदला लेने का ठान चुका है। गुस्से और दर्द से भरा विल एक लिमोजिन हायर करता है और खुद को एक रिच आदमी की तरह दिखाता है। वो ड्राइवर से कहता है कि उसे न्यू ग्रेनिच ले चलो, लेकिन यहाँ बॉर्डर क्रॉस करना आसान नहीं है, क्योंकि इस जगह का टोल इतना ज्यादा है कि नॉर्मल आदमी की सांसें अटक जाए। सिटी में एंट्री करने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा। जब विल ने रिच लोगों की लाइफस्टाइल देखी तो वो शॉक्ड रह गया। वहां हर किसी के पास सालों का टाइम पड़ा था, यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से भी ज्यादा टाइम था। बाद में विल एक फैंसी होटल में चेक इन करता है। डिनर के दौरान उसकी मौजूदगी पर एक खूबसूरत लड़की सिल्विया की नजर पड़ती है। सिल्विया उसे चुपचाप ऑब्जर्व करती रहती है। यहाँ वेट्रेस को भी शक हो जाता है कि विल यहाँ का नहीं है, क्योंकि उसके हाव भाव अमीरों जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसे रिस्पेक्ट देती है क्योंकि विल उसे बहुत अच्छी टिप देता है। वेट्रेस कैजुअली बता देती है कि अगर उसे कसिनो जाना है तो अच्छे कपड़े पहनने होंगे। इधर दूसरी तरफ सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है कि विल ने कुछ ही घंटों में कई टाइम जोन्स क्रॉस कर लिए। ये बात काफी सस्पिशियस लगती है, जिससे रेमंड को ये बात कंफर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है।
और अब टाइम कीपर्स उसके लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। यही रेमंड याद करता है कि उसने विल के फादर का भी कभी पीछा किया था। शाम होते ही विल एक क्लासी सूट खरीदता है और कसिनो पहुंचता है। एंट्री पाने के लिए उसे 1 साल का वॉलंटरी डोनेशन देना पड़ता है, जहां कुछ रिच लोग पोकर खेल रहे होते हैं। विल भी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल पर जाकर बैठ जाता है। नए आदमी को देखकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि विल गैम्बलिंग में एक्सपर्ट है। पोकर टेबल पर उसकी मुलाकात होती है मिस्टर वाइस से, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है और बिना डरे बहुत बड़ी अमाउंट का टाइम बेट करता है। उसके पास खुद का टाइम बैंक है, जहां से वो लोगों को टाइम लोन पर देता है। यहीं सिल्विया भी आती है, जो असल में वाइस की डॉटर है। वो सिर्फ देखने के लिए बैठती है। पोकर में विल एक रिस्की मूव लेता है और अपना सारा टाइम स्टेक पर लगा देता है। ये देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन विल का रिस्क कामयाब हो जाता है और वो जीत जाता है। वाइस इस जीत से काफी इंप्रेस होता है और विल को अपनी अगली पार्टी का इन्विटेशन देता है। अगले दिन विल एक एक्सपेंसिव कार खरीदता है और वाइस की पार्टी में पहुंचता है। सिल्विया अब और ज्यादा क्यूरियस होती है और विल को डांस के लिए इनवाइट करती है। डांस करते वक्त सिल्विया कन्फेस करती है कि उसे लगता है विल शायद गेटो से आया है। वो ये भी मानती है कि कभी कभी उसे गेटो वालों से जेलसी होती है, क्योंकि वहां के लोग आजाद होते हैं, जबकि वो हर वक्त अपने पिता के गार्ड से घिरी रहती है। सिल्विया चाहती है कि वो भी कभी कोई क्रेजी या मीनिंगफुल काम कर सके, लेकिन तभी टाइम कीपर्स वहां पहुंच जाते हैं और विल को पकड़ लेते हैं। उन्होंने विल की कार से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। विल को खूनी समझकर सिल्विया उससे नाराज हो जाती है। विल को प्राइवेट ऑफिस में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। विल बताता है कि हेनरी ने खुद ही उसे टाइम दिया था और बाद में खुद की जान ले ली, क्योंकि वो जीना नहीं चाहता था, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। टाइम कीपर्स उसका ऑलमोस्ट सारा टाइम छीन लेते हैं और सिर्फ 2 घंटे छोड़ते हैं। रेमंड कहता है कि विल उसे अपने फादर की याद दिलाता है, जिसे विल अच्छे से याद नहीं करता। विल समझ जाता है कि उसे झूठे केस में फंसाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तभी वाइस और सिल्विया भी हाल जानने आते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर विल टाइम कीपर्स को मारकर उनकी गन छीन लेता है और भाग निकलता है। वो सिल्विया को हॉस्टेज बना लेता है और दोनों बैक डोर से निकलकर विल की कार में बैठ जाते हैं और गेटो शहर पहुंचते हैं। अब विल के पास थोड़ा ही टाइम बचा था। वो सिल्विया से थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन सिल्विया हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसे हेनरी का खूनी समझ रही थी। वो जल्दी से गाड़ी चलाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके, लेकिन ब्रिज पर पहुंचते वक्त विल सिक्योरिटी कैमरास में उलझा रहता है और स्पाइक स्ट्रिप देख नहीं पाता, जिससे कार क्रैश हो जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में ये कटीरी तारे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाई थी। जब फोर्टिस वहां पहुंचता है तो देखता है कि सिल्विया के पास बहुत सारा टाइम है। वो तुरंत सिल्विया का टाइम स्टील करने लगते हैं। तभी टाइम कीपर्स की सायरन सुनाई देती है और गैंगस्टर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब सिल्विया के पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम बचा था। जब सिल्विया को होश आता है तो वो पैनिक कर जाती है, लेकिन विल उसकी मदद करता है और दोनों टाउन की ओर निकलते हैं। दूसरी तरफ टाइम कीपर्स उसी जगह पहुंचते हैं जहां उनकी कार क्रैश हुई थी। यहां हमें पता चलता है कि रेमंड कभी भी अपने पास जरूरत से ज्यादा टाइम कैरी नहीं करता। वो कामली अपना डेली पे लेता है और हालात देख के डिसाइड करता है कि अब वो विल का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि रेमंड को पूरा भरोसा है कि विल खुद उनसे कांटेक्ट करेगा। इधर विल मदद लेने के लिए सिल्विया को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है, जिसे पहले विल ने 10 साल का टाइम दिया था। दरवाजा उसकी वाइफ खोलती है और जैसे ही वो विल को देखती है, गुस्से में कहती है, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने इतना ज्यादा पी लिया था कि वो मर गया, जबकि उसकी क्लॉक पर अब भी पूरे 9 साल बचे थे। ये सुनकर विल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच ये था कि अब उसकी और सिल्विया दोनों के पास बहुत कम टाइम बचा था। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो दोनों की मौत पक्की थी। लेकिन तभी विल की नजर उसकी डायमंड इयररिंग्स पर जाती है। वो तुरंत उन्हें बेच देता है, मगर इयररिंग्स की कीमत देखकर वो उन्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम देता है। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर एक फोन बूथ पर आता है और फिलिप को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी सेफ है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के साथ था और विल को यह बात पता थी। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगा, लेकिन एक कंडीशन रखी कि वो टाइम बैंक के जरिए गरीबों में बांटा जाए। उसने फिलिप को सुबह तक का टाइम दिया। रेमंड उसे वार्निंग देता है कि वो अपने पिता जैसा बनता जा रहा है। यहां हमें पता चलता है कि विल के फादर की मौत टाइम फाइट में नहीं हुई थी, जैसा विल सोचता था। असल में वो इससे भी खतरनाक काम कर रहे थे। ये सुनकर विल कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर वो गरीबों को टाइम देने के सख्त खिलाफ था। विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है, जहां दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। दोनों बातें करते हैं और सिल्विया उसके डैड के बारे में पूछती है। विल बताता है कि उसके पिता बहुत बड़े टाइम फाइटर थे। उन्होंने उसे सिखाया था कि टाइम फाइट असल में विल्स की लड़ाई होती है। अपोनेंट को यह बिलीव करने दो कि वो जीत रहा है, खुद अपनी क्लॉक ऑलमोस्ट 0 तक पहुंचने दो, और जैसे ही अपोनेंट मौत के ख्याल में डिस्ट्रैक्टिव हो, तभी पलटवार करके सब जीत लो। विल हमेशा यही मानता था कि उसके फादर की डेथ फाइट में हुई थी, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने जीता हुआ टाइम दूसरों को दे दिया था। अगली सुबह जैसे ही बैंक खुलता है, विल और सिल्विया खिड़की से देखते हैं कि गरीबों में टाइम बांटा नहीं गया है। वहां किसी भी तरह की चैरिटी नहीं होती। सिल्विया के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता के लिए अपनी बेटी की सेफ्टी से ज्यादा टाइम प्यारा है। वो इतना भी देने को तैयार नहीं होता जो उसके लिए सिर्फ पॉकेट मनी के बराबर था। यह देखकर सिल्विया का दिल टूट जाता है।
अब सिल्विया को साफ समझ आ जाता है कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि इस पूरे क्रूअल सिस्टम के मास्टरमाइंड हैं जो गरीबों की मौत से अपनी लग्जरी बना रहा है। सिल्विया को इस तरह टूटता देखकर विल फैसला करता है कि अब वो उसे उसके घर वापस भेज देगा, लेकिन सिल्विया साफ मना कर देती है। दोनों साथ काम करने का प्लान बनाते हैं। वो उसे फिर से फोन बूथ पर ले जाता है और सिल्विया से कहता है कि वो अपने पिता को कॉल करे और हेल्प मंगाए। विल उसे गन देता है ताकि वो सेफ रहे और खुद कॉर्नर से नजर रखता है। फोन उठाते ही वाइस सिल्विया को इतना कहता है कि टाइम कीपर्स उसे पकड़ने आ रहे हैं। सिल्विया पीछे मुड़कर देखती है तो सामने रेमंड विल पर गन तान के खड़ा होता है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, सिल्विया डर के मारे उसकी आर्म पर गोली चला देती है। गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकलती है और खून बहने लगता है। विल तुरंत उसके पास जाता है और देखता है कि रेमंड की क्लॉक पर सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ये देखकर विल शॉक्ड हो जाता है। मतलब साफ था कि टाइम कीपर्स जानबूझ के अपने पास बहुत कम टाइम रखते थे ताकि थीव्स उन पर अटैक न करें। विल समझ जाता है कि अगर रेमंड को मदद नहीं मिली तो वो खून बहने से मर जाएगा, इसलिए वो उसे 2 घंटे का टाइम ट्रांसफर करता है ताकि उसके साथी आकर उसे बचा लें। फिर विल और सिल्विया उसकी कार लेके वहां से निकल जाते हैं। टाउन से दूर जाते वक्त दोनों न्यूज देखते हैं। अब साफ हो चुका था कि विल और सिल्विया ऑफिशियली वांटेड क्रिमिनल्स बन चुके हैं। विल फिर से सिल्विया से कहता है कि वो घर लौट जाए, लेकिन सिल्विया अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। सिल्विया साफ कह देती है कि अब ये काम उसे मीनिंगफुल लगता है। ग्रीनविच की लग्जूरियस लाइफ में वो खुद को कैद महसूस करती थी, लेकिन यहाँ उसे पहली बार आजादी का एहसास हुआ था। उधर रेमंड वाइस को साफ बोल देता है कि अब किडनैपिंग वाली कहानी खत्म हो चुकी है। अब सिल्विया भी विल की तरह क्रिमिनल मानी जा रही है और उसे भी चेस किया जा रहा है। वो साफ वार्निंग देता है कि अगर सिल्विया ने उससे कांटेक्ट किया और उसने तुरंत टाइम कीपर्स को रिपोर्ट नहीं किया तो उसे भी अकम्प्लिस मानकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ सिल्विया ने फैसला किया कि वो विल के साथ गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ेगी। दोनों मिलकर एक डेयरिंग प्लान बनाते हैं। सिल्विया ग्रीनिच सिटी के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वह बैंक से टाइम कैप्सूल्स चुराकर गरीबों में बांटेंगे। फिर उन्होंने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर सबसे पहले वाइस के कई बैंक्स लूटे और वॉल्ट से सारे टाइम कैप्सूल्स लेकर उन्हें गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। वहां से जितने कैप्सूल्स उठा सकते थे उठा लेते हैं और बाकी कैप्सूल्स गली के लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जब तक टाइम कीपर्स वहां पहुंचते हैं सब खत्म हो चुका था। शाम को ग्रेटा को अपने कपड़ों में अचानक एक कैप्सूल मिलता है। ये वही गिफ्ट है जो विल ने उसे माफी के तौर पर दिया था। विल माया के पास भी जाता है जो सड़क पर सो रही होती है और उसके पास भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम छोड़ देता है। बाकी का जो टाइम बचता है दोनों टाइमलाइन बिल्डिंग में क्लर्क को दे देते हैं ताकि वो उसे जरूरतमंदों में बांट सके। अब विल और सिल्विया लगातार अलग अलग टाइम बैंक्स लूटने लगते हैं। उनके स्टंट्स न्यूज में हेडलाइन बन जाते हैं और लोग उन्हें मॉडर्न डे रॉबिन हुड की तरह देखने लगते हैं। इतनी बड़ी चोरी के बाद सरकार दोनों से परेशान हो गई, इसलिए उन दोनों के सिर पर 10 साल का रिवॉर्ड रख दिया गया। ये खबर फैलते ही गैंगस्टर फोर्टिस उन्हें ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन विल और सिल्विया लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे ताकि कोई उनका पता न लगा सके। लेकिन वाइस को अब शक होने लगता है कि सिल्विया उसके खिलाफ हो गई है और शायद उसे मारना चाहती है। एक हफ्ते बाद रेमंड और उसकी टीम विल के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन विल रेडियो चैटर सुनकर पहले ही समझ जाता है और सिल्विया के साथ भाग निकलता है। कुछ घंटों बाद विल और सिल्विया एक होटल पहुंचते हैं। एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरा होटल बुक कर लेते हैं और रिसेप्शनिस्ट को स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि किसी को कुछ न बताए। लेकिन तभी एक नया कस्टमर आता है और देख लेता है कि वो दोनों ऊपर जा रहे हैं। उधर फोर्टिस और उसकी गैंग सड़कों पर लोगों को धमका रही होती है ताकि विल और सिल्विया का लोकेशन मिल सके। पहले लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो अपने सेवियर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो मरने को तैयार थे पर उनका ठिकाना बताने को नहीं। लेकिन जब फोर्टिस ने टॉर्चर करना शुरू किया तो एक आदमी डर के मारे होटल का नाम बता देता है। फोर्टिस तुरंत अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचता है और दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। अब उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था। फोर्टिस साफ कहता है कि उसे सीधे सीधे लोगों को मारना पसंद नहीं, इसलिए वो विल को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब यहाँ कहानी का सबसे इंटेंस पल शुरू होता है। विल समझ चुका था कि अगर उसने मना किया तो फोर्टिस की गैंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए विल अपने पिता की सिखाई हुई ट्रिक यूज करता है। दोनों ने एक दूसरे की कलाई कसकर पकड़ी। फोर्टिस एक एक्सपर्ट था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे दबा दिया, जिससे विल का टाइम तेजी से फोर्टिस की घड़ी में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था, जैसे जानबूझकर हारने का नाटक कर रहा हो। फिर जब उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे थे तभी उसने पूरी ताकत लगाई और झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन विल की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि वो कुछ नहीं कर पाया। फोर्टिस की गैंग क्यूरियोसिटी में पास आ जाते हैं क्योंकि उनका बॉस अब मरने वाला था। विल ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने जूते से गन निकाली और सबको गोली मार दी, वरना वो उसे मार देते। आखिर में फोर्टिस का टाइम 0 पर पहुंचा और वो वहीं ढेर हो गया। जब टाइम कीपर्स होटल पहुंचे तब तक विल और सिल्विया वहां से कब के निकल चुके थे। कुछ घंटों बाद विल को एहसास होता है कि मार्केट के रेट्स और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ाई जा रही है कि जो टाइम उन्होंने गरीबों में बांटा था अब उसकी कोई कीमत नहीं रही, क्योंकि अमीरों ने महंगाई कई गुना बढ़ा दी थी। उसे लगा कि वो कभी भी इन गरीबों की जिंदगी नहीं बदल पाएगा। ये देखकर उसकी उम्मीद टूट जाती है। उसे समझ आता है कि उनकी रॉबरी से सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पूरे खेल को हिलाने के लिए कम से कम 1 मिलियन साल चाहिए।
सिल्विया खुशकिस्मती से जानती है कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ छुपा हुआ है। अगले दिन वाइस टेंशन में अपने ऑफिस पहुंचता है और पहले से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स लेकर आता है। लेकिन तभी उसके गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि सामने सिल्विया खड़ी होती है जो खुद को सरेंडर करने आई थी। वाइस उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उसे वापस ले जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से विल आ जाता है और वाइस को बंधक बना लेता है। अब दोनों उसे ऑफिस में ले जाकर सेफ खुलवाते हैं। अंदर वही कैप्सूल रखा होता है जिसमें पूरे 1 मिलियन साल होते हैं, जो असल में गरीबों की मौत से जमा हुआ था। वाइस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इतना टाइम गरीबों के बीच बांट देने से सिर्फ उनकी सफरिंग थोड़ी देर टल जाएगी और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन विल एक नहीं सुनता और दोनों उसे ऑफिस में बंद करके भाग निकलते हैं। चोरी की खबर लगते ही टाइम कीपर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ब्रिज ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि विल और सिल्विया गेटो वापस ना पहुंच पाए। उधर रेमंड को जैसे ही खबर मिली वो तुरंत उनके पीछे निकल पड़ा। वो उन्हें पकड़ने में इतना मसरूफ होता है कि वो अपना डेली पे लेना ही भूल जाता है। उसकी घड़ी में अब 1 घंटे से भी कम टाइम बचा था। उसने हेडक्वार्टर कॉल किया और कहा, मेरी सैलरी टाइम कैप्सूल में भेजो, टाइम कम है। लेकिन इससे पहले कि वो टाइम अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता, उसने दूर से विल की कार देख ली और टाइम लिए बिना ही उनका पीछा करने निकल गया, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों तक पहुंच जाते तो पूरा गेटो जोन अमर हो जाता और अमीरों का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। रेमंड ने पूरी ताकत से पीछा किया, लेकिन विल और सिल्विया उसे मात देकर गेटो पहुंच गए। वहां उन्होंने टाइम कैप्सूल एक छोटी बच्ची को दे दिया। उन्हें पता था कि रेमंड सीधा उनके पीछे आएगा, इसलिए दोनों सरेंडर करने का नाटक करने लगे। इस बीच गेटो के लोगों में टाइम बांट दिया गया और अब वो सब अमर हो चुके थे। लेकिन विल और सिल्विया के पास बहुत कम टाइम बचा था। तभी रेमंड वहां पहुंचता है और आखिरकार वो उन्हें पकड़ लेता है। यही विल अंदाजा लगाता है कि शायद रेमंड भी कभी गेटो का हिस्सा रहा होगा। रेमंड ये मान भी लेता है और बताता है कि उसने मेहनत करके यहाँ तक का सफर तय किया है और यही सिस्टम का सही तरीका है। फिर वो विल को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। विल कामली कहता है, अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी कुछ ही मिनट बचे हैं। रेमंड ने जैसे ही अपनी घड़ी देखी, उसमें सिर्फ 5 सेकंड बचे थे, क्योंकि उसने अपना डेली पे कलेक्ट ही नहीं किया था और पल भर में उसकी क्लॉक 0 हो गई और वहीं सड़क पर रेमंड की मौत हो जाती है। उधर विल और सिल्विया के पास भी सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे थे और मदद के लिए कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे को गुड बाय किस करते हैं, लेकिन तभी विल की नजर रेमंड की कार पर पड़ी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा और उसकी सैलरी का टाइम ट्रांसफर कर लिया। फिर दौड़कर सिल्विया की तरफ बढ़ा, जिसके पास अब आखिरी सेकंड्स ही बचे थे। ये पल बिल्कुल वैसा था जैसे उसने अपनी माँ को खोया था, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। विल ने वक्त रहते सिल्विया का हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। अब विल और सिल्विया की वजह से गेटो के लोग अमर हो चुके थे। उधर वाइस अपनी कंपनी में हार मान चुका था। न्यूज चैनल्स पूरे देश में दिखाने लगते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग जोन्स क्रॉस करके न्यू ग्रीनविच की तरफ जा रहे हैं। अथॉरिटीज बार बार अनाउंस करती हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अब साफ दिखने लगता है कि सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। विल और सिल्विया कभी पकड़ में नहीं आते। वो बड़े बड़े टाइम बैंक्स लूटते रहते हैं ताकि पुराना सिस्टम कभी वापस ना आ सके। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।